आप सभी का इस वीडियो पे। मेरा नाम है प्रसून गुप्ता और मैं आपके लिए लेके आया हूँ CGPSC रेस टू प्रीलिम्स सीरीज़ का डे 13। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम CGPSC के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली सॉल्व कर रहे हैं और अभी हम 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया है, हमने CG वाला पार्ट को ऑलरेडी ख़त्म कर लिया है। उस पर हमने देखा कि क्वेश्चन थोड़े ईजी आए थे, CG के थोड़े मैनेजेबल थे। बट अब हम चालू करने जा रहे हैं इंडिया का, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, ठीक है। बट मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे अप्रोच करना है और कैसे हमको जो क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं उनको थोड़ा सा लॉजिक लगा के और थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस से उसको हम कैसे आराम से टैकल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, ये संविधान का क्वेश्चन है और ये लक्ष्मीकांत से लिया गया है। बाकी बुक में भी दिया हुआ है, बट मैंने ये जो नोटिस किया था कि कुछ चीज़ें लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन है उठा के डालते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली हमें आदत होती है कि 4 ऑप्शन ABCD वाला सॉल्व करने की। तो जब भी हम कथन वाला स्टेटमेंट देखते हैं, कथन वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखते हैं जब, तो हमें लगता है कि बहुत कुछ अलग ही पूछ लिया है, ठीक है। थोड़ा UPSC फॉर्मेट में चला जा रहा है, ठीक है। बट मैं आपको बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा उतना भी डिफिकल्ट नहीं होता जितना हमको लगता है। जैसे इस क्वेश्चन पे अगर मैं देखें तो मैं अगर इसको अटेम्प्ट करूंगा तो मैं पहले क्या करूंगा, बारी बारी सारे स्टेटमेंट को एक एक बार से पढ़ूंगा, ठीक है। तो जब मैं ऐसा बारी बारी सबको पढ़ूंगा बिना ऑप्शन को देखे हुए, तो पहले हम अप्रोच पे बात करते हैं। पहले पूरे स्टेटमेंट पढ़ लिए, अब देखा मैंने जब चारों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, तो तीसरा स्टेटमेंट में क्लिक किया कि यदि चलिए देखते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हैं हों तो यह आवश्यक नहीं कि वे समिति के अध्यक्ष भी हों, ठीक है। मतलब इफ अ प्राइम मिनिस्टर इज द मेंबर ऑफ कमिटी ही मे नॉट नेसेसरीली बी द चेयरमैन ऑफ कमिटी। तो हमने पढ़ा है कि हमने अगर बेसिक बुक्स में भी देखेंगे तो कैबिनेट कमिटीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लिखी रहती है कि अगर PM उस किसी भी कमेटी का अगर वो मेंबर है तो उसका ऑटोमेटिकली आपका क्या बन जाएगा, उसका हेड बन जाएगा, ठीक है, चेयरमैन बन जाएगा। और इसमें इसका उल्टा बात लिखा हुआ है, मतलब ये लिखा हुआ है कि अगर प्रधानमंत्री बनता है उसका सदस्य तो ये आवश्यक नहीं कि उसका वो अध्यक्ष भी बने। तो ये स्टेटमेंट ऑलरेडी गलत हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही मुझे पता लग गया कि ये स्टेटमेंट गलत है, अब मैं उतरूंगा सीधे ऑप्शंस पे। अगर मेरे को चारों में से एक भी स्टेटमेंट में श्योरिटी आ गई तो मैं उसमें सीधे उतरूंगा कैसे, ऑप्शन में। अब देखिए ऑप्शंस को मैं देखता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सभी कथन सही हैं, बट हमारा 3 तो गलत है, इसलिए कट गया, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब दूसरे में लिखा है 1 2 3 सही हैं लेकिन 4 गलत है, ये भी हमारा कट गया क्योंकि हमारा 3 गलत है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 सही है, ठीक है। तीसरे में क्या लिखा हुआ है, कथन 2 3 एवं 4 सही हैं, यहाँ पे भी 3 देखिए सही को सही बोल रहा है, मतलब ये भी गलत हो गया। अब हमारा ऑलरेडी 4 D ऑप्शन ही बच रहा है क्योंकि सारा हमारा एलिमिनेट हो चुका है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारा सही आंसर D होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, कथन 1 एवं 2 सही है लेकिन कथन 3 एवं 4 गलत है, ठीक है। तो चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो सभी पहला कथन देखते हैं, ये सही होना चाहिए क्योंकि हमारा ऑप्शन D में आ रहा है, ठीक है। कथन संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है, कैबिनेट कमिटीज आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। ये कन्वेंशन के अकॉर्डिंग होता है, यहाँ पे इसको मेंशन नहीं किया गया है। हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, कैबिनेट कमिटीज आर नॉट सेटअप बाय द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द सॉरी, यहाँ पे लिखा है कैबिनेट कमिटीज आर सेटअप बाय द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द एक्सीजेंसीज ऑफ द टाइम एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। मतलब कैबिनेट समितियाँ प्रधानमंत्री द्वारा समय एवं जरूरत के हिसाब से को ध्यान में रखते हुए बना सकती हैं। तो ये बहुत सही है। हर बार जब लोकसभा नई गठित होती है तो हर बार कैबिनेट बनता है, कैबिनेट कमेटियाँ बनती हैं। जैसे जब जो 2014 का इलेक्शन हुआ था उस टाइम पे 6 कैबिनेट कमेटियाँ थी, जब 2019 का फिर से हुआ उस टाइम पे 8 हो गई थी, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा बेसिक देख लेंगे। तीसरा हमको पता है कि गलत है ही। चौथे कथन में लिखा हुआ है, संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि अभी वर्तमान में इनके सदस्य कौन है, राजनाथ सिंह जी हैं, ठीक है। और पार्लियामेंट्री अफेयर्स में PM मेंबर्स नहीं होते हैं, इसलिए ये अध्यक्ष नहीं बन सकते, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे इस ऑप्शन को अप्रोच करना था। आप लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे, पार्लियामेंट्री कमेटी से पूछता है, कैबिनेट कमेटी से पूछता है, बार बार आ रहा है, तो आप उसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ लेंगे, आ सकता है नेक्स्ट टाइम में। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
सेम कथन वाला क्वेश्चन है। जैन साहित्य में से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। तो पहला लिखा है कि श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं, ठीक है। तो द श्वेतांबर कैनन इंक्लूड्स 12 अंगाश, ठीक है। और दूसरा दिया है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्मसभा में किया गया था, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा डीप पूछा है। श्वेतांबर दिगंबर हमें पता है कि ये जैन से संबंधित है, हमें बस हम बेसिक बुक में पढ़ते हैं तो श्वेतांबर सितंबर थोड़ा बहुत हमको पता होता है कि दिगंबर कौन होते हैं, श्वेतांबर कौन है। श्वेतांबर मतलब जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, दिगंबर लोग कौन होते हैं। बट इतना डीप घुस के पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट में जाता है। ऐसे क्वेश्चन को मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ ओपिनियन, मैं चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करता हूँ। अगर नहीं मेरे से रेंज से बाहर हो रहा है तो एकदम मैं उसको मैं सेफली छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है और छोड़ने वाला भी क्वेश्चन है, क्योंकि कटअप उतना हाई जाता नहीं है। 104 ही कटअप गया था, मतलब आपको पूरे क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको अननेसेसरी तुक्का लगा के बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या था, पहला क्वेश्चन जो है मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। पहला कथन जो है बिल्कुल सही है। इस फैक्ट को आप नोट डाउन कर लेंगे, क्या पता आगे पूछ दे। तो श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो यार आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो इस तरह से आंसर क्या आ जाएगा, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। अब दूसरा वाला गलत इसलिए है कि अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर ट्रेडिशन द अंगास वेयर कंपाइल्ड एट द काउंसिल ऑफ वल्लभी। तो इसमें यह बोला गया है कि वल्लभी के काउंसिल में कंपाइल किया गया था, बट एक्चुअल में जो बुक्स में लिखा हुआ है, किसी बुक में मैंने देखा था कि ये जो इसके अंगास हैं, ये अंगास पहले ही कंपाइल्ड हुए थे, यहाँ पे रिकम्पाइल्ड हुए थे, ठीक है। रिकम्पाइल्ड मतलब कि यहाँ पे सुधार किया गया था और ये पहले ही कंपाइल्ड हो गए थे, लेकिन स्टूडेंट ने बोल रहा है कि वहाँ पे इनको बनाया गया था, इसलिए ये गलत है, ठीक है। हालांकि अगर आपको इतना कुछ इसमें डीप समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला आपका है, अगेन फिर से वैसा ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तो सही विकल्प को चुनिए। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी है। ये एक्चुअली मेंस के सिलेबस से पूछा गया है। मेंस में हम इस चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और आपको पता है कि हर CGPSC प्रीलिम्स में कई बार मतलब कि मोस्टली 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं मेंस के सिलेबस से। इसमें लिखा गया है कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं, बिल्कुल सही। और कपिल ये बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्ति द्वारा गढ़ा जाता है, किसी देवी सत्ता द्वारा नहीं। ये भी बिल्कुल सही है। हमें पता है कि वो नेचुरल फोर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, ठीक है। तो कथन 1 एवं 2 दोनों सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन काफ़ी डीप पूछा गया था, UPSC लेवल का ये पूछ दिया था। इसमें लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द अर्थक्वेक शैडो जोन। भूकंपीय छाया क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो पहला है कि द शैडो जोन ऑफ वन अर्थक्वेक इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द शैडो जोन ऑफ अनदर अर्थक्वेक। तो इट इज़ अ वेरी ट्रू फैक्ट, क्योंकि क्या होता है कि जब भी भूकंप आता है तो मान के चलिए यहाँ पे एपी सेंटर यहाँ पे बना हुआ है, थोड़ा सा नीचे आता है भूकंप, ठीक है। और वहाँ पे उसका फोकस बनता है, फोकस यहाँ पे रहता है नीचे और ऊपर एपी सेंटर बनता है, ठीक है। तो यहाँ से जब शैडो जोन बनता है तो सबके लिए एक एंगल बनता है, ठीक है। तो ऐसे करके 105 डिग्री का आसपास कुछ एंगल बनता है। तो पहले स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। तो मान के चलिए पहला भूकंप यहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट नंबर 1 पे आ रहा है। उसका छाया क्षेत्र कहाँ से बन गया, यहाँ से यहाँ बन गया पी वेव्स के लिए, ठीक है। PS वेव के लिए, पी वेव के लिए तो बीच में भी कुछ आते हैं। ये सब आपको थोड़ा डिटेल में NCERT की जो फॉर्म्स वाली बुक आती है और GC लेवल आती है उसमें आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और दूसरा मान के चलिए भूकंप यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो आपका जोन ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये वाला जोन बन जाएगा। तो इस तरह से एक और दूसरे भूकंप का जो जोन है बिल्कुल अलग होता है, इसलिए स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट ये लिखा गया है कि भूकंप लेखी भूकंप अभिकेंद्र से 105 डिग्री से बाहर की किसी भी दूरी पर P एवं S दोनों तरंगों का अभिलेखन करते हैं, ठीक है। तो मतलब इनका बोलना ये है कि 105 डिग्री बना हुआ है
तो 105 डिग्री के बाहर यहाँ से लेके इधर से, मतलब यहाँ से हम डिग्री को काउंट करते हैं। देखिए हम इसको थोड़ा इसमें अच्छे से समझेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। देखिए पी वेव का शैडो जोन है, दो वेव होते हैं, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, ठीक है। तो प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव दोनों का प्रॉपर्टीज होता है, आप देख लेंगे बेसिक। इस वीडियो में मैं आपको पूरा बता नहीं पाऊंगा, मैं आपको एक ब्रीफ में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप समझने के लिए समझिए कि यहाँ से हम डिग्री काउंट कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट से ऐसा करके। तो देखिए यहाँ से डिग्री करेंगे तो क्या है 105, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि 105 डिग्री से इतर, मतलब इस तरफ वाले ये वाले रेंज में, ठीक है, 105 से 105 में दोनों वेव्स मिलते हैं, पी वेव्स और एस वेव हर स्थान पर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पी वेव को थोड़ा जो यहाँ और यहाँ बन रहा है, ठीक है, और एस वेव को तो भाई पूरा पूरे में बन रहा है। मतलब यहाँ पे सैडो जोन, मतलब कि यहाँ पे कहीं पे भी जो एस वेव है वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। क्यों क्रॉस नहीं कर पा रहा है? देखिए होता क्या है, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। एस वेव जो होता है ना वो सॉलिड में ही गमन करता है, लेकिन आपको पता है कि कोर का कुछ भाग क्या है, लिक्विड होता है। तो होता ये है कि जब यहाँ से किरणें आती हैं तो सॉलिड में तो चलती हैं, लेकिन यहाँ पे जब लिक्विड होता है तो वहाँ पे गमन नहीं कर पाती हैं, इसलिए यहीं तक पहुँच पाती हैं। तो यहाँ पे एक छाया क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो हमारा जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल भी गलत है। अब पहला सही और दूसरा गलत, इसको हम अगर देखते हैं तो हमारा क्या, कौन सा आंसर आ जाएगा? कथन 1 सही एवं कथन 2 गलत। आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगेन बहुत डीप पूछा है, थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर छोड़ भी देंगे तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा आराम से, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा करंट अफेयर का क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स हैज बीन द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आउट ऑन जीरो इन बोथ इनिंग्स ऑफ मैच इन द इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट। तो क्या बोला है कि सबसे ज़्यादा समय जो शून्य पे जो आउट हुआ है टेस्ट मैच में कौन है? तो इसका आंसर क्या है? CS मार्टिन, ठीक है। तो जो न्यूजीलैंड के प्लेयर थे वो ऑब्वियसली वो बॉलर थे, तो नीचे अच्छे से बार बार वो कई बार हुए थे, ठीक है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं, उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अभी के लिए आपको थोड़ा सा वर्ल्ड कप के बारे में देखना है। अगर क्रिकेट का आपको पढ़ना है तो आपके करंट अफेयर्स में जो मिलेगा, जो वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था उसके बारे में आप थोड़ा फैक्ट देख लेंगे। चलते हैं आगे। तो आपका अगला है फिर से कथन और कारण वाला है, कारण नहीं है, सॉरी, कथन इन कथन है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प को चुनिए। आपका स्टेटमेंट 1 है इंडिया हैज़ डिवाइडेड इनटू 20 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स, और आपका दूसरा है कि इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 15 एग्रो क्लाइमेट इकोलॉजिकल रीजन। तो आपको क्या पूछा यहाँ पे? एग्रो क्लाइमेटिक रीजन और एग्रो इकोलॉजिकल रीजन, तो अलग अलग संख्या होती है, ठीक है। इसको डिवाइड किया गया था, ठीक है। प्लानिंग एक बार कुछ प्लानिंग कमीशन में कुछ हुआ था, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स वगैरह उसमें डिवाइड किए गए थे। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों को पलट दिया है, ठीक है। आपका जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है उसका संख्या कितना है? 15 है, और एग्रो इकोलॉजिकल रीजन है उसका संख्या आपका क्या है? 20 है, ठीक है। इसको पलट दिया है, तो पलट दिया इसकी वजह से स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों गलत हो जाएंगे। और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो अगर आप एरिया को देखेंगे तो अलग अलग रीजन बांटा गया है। इसमें क्या बोला गया है कि पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क परिस्थितिक प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज़्यादा है। जबकि आप यहाँ पे देखते हैं ना, तो आपका जो क्षेत्र में बांटा गया तो ये वाला आपका पश्चिमी हिमालय वाला है और ये शुष्क वाला में आता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है करके ये वाला भी आपको गलत हो जाएगा। तो आपके तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, आपका ऑप्शन बी करके आ जाएगा। ये भी है, बहुत डीप वाला क्वेश्चन है। इंडिया के क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट आए थे उस टाइम पे, इसलिए कटअप भी थोड़ा कम गया था। आप इसको पढ़ने का प्रयास करिए, बट अगर बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा तो मेरे बेसिक ही पढ़िए इसको आप। मैं इसको डिफ़िकल्ट के रेंज में लेता हूँ, आप इसको छोड़ सकते हैं ईजिली, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन विलोपित हो गया था, डिलीट हो गया था, और मैंने इसका इतना देख नहीं पाया कि क्यों डिलीट हुआ था, तो इसमें मैं कुछ कंक्लूजन ड्राइव नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैं इसको छोड़ूंगा। ये क्वेश्चन विलोपित हो गया था, ठीक है। 57 नंबर जो क्वेश्चन था ये किन्हीं कारणवश विलोपित हो गया था। अगर अगला क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन, फिर से कथन वाला है, देखने में बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हुआ, ठीक है। आपका सारे कथन को पहले पढ़ेंगे, ठीक है। पहले कथन और दूसरे कथन में हम कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन जो तीसरा कथन है उसमें क्या लिखा हुआ है? अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। वेरी वेरी इजी फैक्ट, सारे बुक में मिलता है, लूसेंट वगैरह जितने बुक हैं सब जगह मिलता है। तो हमको क्या पता लग गया कि स्टेटमेंट जो 3 है वो सही है। अब देखिए पहले में क्या लिखा हुआ है, पहले में लिखा है कि केवल 1 एवं 2 सही हैं। हमको पता है कि 3 सही हो गया है, तो सिर्फ 1 एवं 2 कैसे सही होंगे? तो ये वाला आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। अब बी में लिखा है केवल कथन 3 एवं 4 सही है, ठीक है। तो 3 4 सही हो सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि 3 सही है, ठीक है। आपका
सी क्या लिखा हुआ है, केवल कथन 3 सही है, ये भी हो सकता है। आपका ऑप्शन डी क्या लिखा हुआ है, केवल 4 कथन 4 सही है, तो आपका ये वाला भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया है कि या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आपका चौथा वाला स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। चौथा वाला स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। हमने बहुत बार पढ़ा है, हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था उसमें सेनापति कौन थे, मान सिंह जी थे। और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा है कि जो टोडरमल जी थे ना, वो बंदी जमाबंदी व्यवस्था, टैक्स वगैरह देखते थे। तो एक इंसान यूजुअली हर काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर वो टैक्स व्यवस्था को अच्छा देख रहा है, राजस्व व्यवस्था को अच्छा देख रहा है, तो वो शायद ही सेनापति होंगे, या फिर मुख्य सेनापति तो नहीं होंगे। और हमको पता है कि मान सिंह जी थे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है। तो दोनों तो बहुत इजी थे, और हमको सिर्फ ये पता करना था कि चौथा सही है या नहीं है। हमको इससे पता लगा कि चौथा सही नहीं है, चौथा गलत होते ही हमको आंसर आ गया कि केवल कथन 3 सही है। ठीक है, 1 और 2 को देख लेते हैं। तो जो आपका कथन 1 है, वो आप इसमें लिखा हुआ है कि तानसेन जो उपाधि थी रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई थी, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा कि तानसेन की जो उपाधि दी थी वो ग्वालियर के राजा थे विक्रमजीत सिंह, उन्होंने दी थी। ठीक है, और आप अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन से हुआ था, ये भी कथन गलत है। ठीक है, ये भी नहीं हुआ था। आगे चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका ये वाला क्वेश्चन भी डिलीट हो गया था, लेकिन इसका मेरे को रीजन पता है कि डिलीट क्यों हुआ था, तो मैं इसको आपको थोड़ा डील करने का प्रयास करूंगा और देखते हैं इसमें ये क्यों क्वेश्चन डिलीट हुआ था। इसमें क्या लिखा है, भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे 3 कथन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन डिलीट क्यों हुआ था, तीनों कथन सही हैं, लेकिन यहाँ पे आपके ऑप्शन डी में लिखा था सभी चारों कथन सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी ये होना चाहिए था अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो, लेकिन ऑल फोर्स कर दिया था और 4 कथन तो है ही नहीं, इसलिए क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ गया था। बाकी देखते हैं इसमें जो तीनों स्टेटमेंट है, ये तीनों स्टेटमेंट मैंने वेरीफाई किया है नितिन सिंघानिया की बुक से, एज इट इज़ वर्ड बाय वर्ड छापा गया है। ठीक है, तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो नितिन सिंघानिया के बुक को पढ़ लीजिएगा। पहला दिया हुआ है कि पट्टचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है, बिल्कुल सही। मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती हैं, ये भी सही है। हर चित्रकला के बारे में थोड़ा थोड़ा विशेष तथ्य दिया गया है। ठीक है, पिथौरा चित्रकलाएं गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है, तीनों कथन सही है। आप इसका बेसिक वगैरह पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, किसी भी बुक में मिल जाएगा। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन है। अगेन दिस ऑल्सो अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत एकदम डेट को बहुत करीब से दिया था। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। पहला कथन ये है कि जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा का गठन किया था। ये जो फैक्ट है ये गलत है, क्योंकि इन्होंने ही किया था, लेकिन 1952 में नहीं 1951 में किया था। एकदम पास का फैक्ट है, इसलिए ये बहुत डिफिकल्ट माना जाता है। अगर आप रट के भी गए हो तो भी 51-52 में कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, और पीसी घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर सभा से जुड़े हुए थे, ये हो गया सही। तो आपका 1 सही किंतु 2 गलत, सॉरी 1 गलत किंतु 2 सही। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पे, आपका बी हो गया, 1 गलत किंतु 2 सही। तो ये भी बहुत डीप है, इतना डीप पढ़ पाना मेरे को कॉस्ट बेनिफिट उतना लगता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग ये सब क्वेश्चन को छोड़ दिए थे, उसके बाद भी उनका कट ऑफ क्लियर हो गया था। जनरल कट ऑफ गया था 104, ओबीसी का गया था 102, और बाकी में भी जो कट ऑफ जो थे दूसरे कैटेगरी के वो भी थोड़े कम थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे आज के जो 10 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। अगर आपको पहले के डेज देखना है तो मैं आपको उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आपको जो पुराने डेज वाले 10-10 मल्टीपल क्वेश्चन हैं आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप प्लीज़ लाइक करिए। आपको अगर मेरा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मैं अब कल 10 नए क्वेश्चन लेके आऊँगा तो भी आपको उसका लिंक मिल जाए। अगर आपको आप चाहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ सीरीज़ को प्रीलिम्स तक, जो कि हमारा टारगेट है, बट उसमें आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, बट इसको शेयर भी करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि इसकी थोड़ी रीच बढ़ जाए, थोड़ी रीच बढ़े और मुझे भी इसे कंटिन्यू रखने का मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं फिर कल 10 नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।